आरोपों के मुताबिक मऊ की रहने वाली युवती गोरखपुर से एनसीसी सी सर्टिफिकेट की परीक्षा देकर लौट रही थी। स्टेशन पर भारी भीड़ की वजह से वो टिकट नहीं ले पाई थी, लेकिन ट्रेन में चारज गई थी। ऐसी कोच में खड़ी युवती को देखकर टीटीई राहुल कुमार ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। सीट दिलाने और टिकट बनाने के बहाने उसने छात्रा को फर्स्ट एसी के अपने केबिन में बुला लिया। केबिन में पहुंचते ही आरोपी टीटीई ने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। आरोप है कि टीटीई ने छात्रा को बिना टिकट यात्रा के नाम पर जेल भेजने और करियर बर्बाद करने की धमकी दी और उसके साथ रेप किया। चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 37 खाली राज्यसभा सीटों को भरने के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया है। 16 मार्च को मतदान होगा। चुनाव की आधिकारिक अधिसूचना 26 फरवरी को जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। उम्मीदवार 5 मार्च तक अपना पर्चा दाखिल कर सकेंगे। बिहार की 5 राज्यसभा सीटें भी अप्रैल में खाली हो रही हैं। रिटायर होने वाले प्रमुख चेहरों में राज्यसभा के उपसभापति और जेडीयू सांसद हरिवंश नारायण सिंह शामिल हैं। इसके साथ ही मोदी कैबिनेट के मंत्री रामनाथ ठाकुर का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, आरजेडी से अमरेंद्रधारी सिंह और प्रेमचंद गुप्ता भी इसी लिस्ट में हैं। बिहार की इन महत्वपूर्ण सीटों पर नए चेहरों के आने या पुराने सांसदों की वापसी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महज 25 सीट पाने वाले तेजस्वी यादव पार्टी के विस्तार को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब राजद केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अन्य राज्यों में भी अपना आधार मजबूत करेगी। पार्टी का लक्ष्य राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करना है। तेजस्वी यादव ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की 38वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मार्च से हम संगठन सुदृढ़ीकरण अभियान शुरू करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने राजद को बिहार में मजबूत ताकत बनाया। अब हमें उनके काम को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय पार्टी बनने का लक्ष्य तय करना होगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अब तक पार्टी अन्य राज्यों में चुनाव मैदान में उतरने से परहेज करती रही ताकि धर्मनिरपेक्ष वोटों का बंटवारा न हो और सहयोगी दलों को फायदा मिले। लेकिन अब आने वाले समय में पार्टी बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों में भी अपने संगठन का विस्तार करेगी। बिहार विधानसभा में बुधवार को शराब और शराबबंदी कानून को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। दरअसल विधानसभा में मेन शराबबंदी की समीक्षा और विधायकों के ब्लड टेस्ट को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। बयानबाजी इतनी बढ़ गई कि कई नेता खुले तौर पर ब्लड टेस्ट कराने की चुनौती देते नजर आए। वहीं इस दौरान कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग करते हुए बड़ा बयान दिया। अभिषेक रंजन ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून समीक्षा तो होनी ही चाहिए, लेकिन अगर विधानसभा में विधायकों का ब्लड टेस्ट हो जाए तो शराबबंदी कानून की असलियत सामने आ जाएगी। वहीं अभिषेक रंजन ने कहा कि बिहार में शराब की होम डिलीवरी होती है, डिमांड कीजिएगा तो विधानसभा में भी शराब पहुंच जाएगी। कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन के इस बयान से विधानसभा में माहौल गर्मा गया। सत्ता पक्ष के विधायकों ने जमकर विपक्ष विधायकों पर निशाना साधा है। जहानाबाद की रहने वाली नीट छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। एक ओर जहां इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है, वहीं दूसरी ओर मृत छात्रा के परिजनों को हत्या की धमकी मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। धमकी मिलने के बाद परिवार के लोग दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं। परिजनों के अनुसार बीते शनिवार 14 फरवरी को घर के किचन में एक धमकी भरा पर्चा मिला था। इसके बाद 17 फरवरी मंगलवार को फिर से घर में एक और धमकी भरा पर्चा मिलने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा खिड़की के बाहर से यह पर्चा घर के अंदर फेंका गया था। खाना बनाने के दौरान परिवार के सदस्यों की नजर इस पर्चे पर पड़ी। परिजनों ने बताया कि पर्चे में धमकी भरे शब्द लिखे थे, न मानोगे बेटी गई, बेटा भी 2 दिन में मरेगा। इस धमकी के बाद परिवार के लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। मुजफ्फरपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां एक प्रेमी ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी, फिर थाने पहुंचकर पूरी बात भी बता दी। सकरा थाना क्षेत्र के मंसूरपुर में एक युवक ने इस घटना को अंजाम दिया। हैरानी की बात यह रही कि वारदात के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा। संदेह होने पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया, जहां उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी देर रात प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था। उस समय घर के सभी सदस्य सो रहे थे। घटना के बाद आरोपी करीब 8 किलोमीटर दूर सकरा थाना पहुंचा और सरेंडर करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को देखकर घबरा गया और भागने लगा। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस जब मृतका के घर पहुंची, तब तक परिजनों को घटना की जानकारी नहीं थी। दरवाजा खटखटाने पर पिता बाहर आए। आंगन में बेटी को खून से लथपथ देख पहले उन्हें लगा कि वह बेहोश है, लेकिन चारों तरफ खून फैला देख सच्चाई सामने आई। मृतका 9वीं कक्षा की छात्रा थी और गांव के ही एक युवक से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल भेज दिया है। डीएसपी पूर्वी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और हत्या में इस्तेमाल हथियार के स्रोत की जांच की जा रही है। दिल्ली का 6 फ्लैग स्टाफ रोड, वो बंगला जिसे बीजेपी ने शीश महल का नाम दिया, उसकी फाइलें एक बार फिर खुल गई हैं। आखिर रिनोवेशन के नाम पर करोड़ों के खर्च का सच क्या है? ताजा अपडेट यह है कि दिल्ली सरकार ने पीडब्ल्यूडी से इस बंगले से जुड़ी जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है। पिछले हफ्ते मुख्य सचिव और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के बीच हुई हाई लेवल मीटिंग में सीबीआई और सतर्कता विभाग के मामलों पर लंबी चर्चा हुई। सरकार जानना चाहती है कि पिछले 1 साल में जांच कहां तक पहुंची।
जो अधिकारी सस्पेंड हुए या रिटायर हो गए उन पर क्या एक्शन हुआ? एलजीबी के सक्सेना के आदेश और विजेंद्र गुप्ता की शिकायत के बाद अब इस केस की कमान पूरी तरह सीबीआई के पास है। केजरीवाल के बंगला खाली करने के बाद पीडब्ल्यूडी ने अंदरूनी हिस्से का जो विस्तृत ऑडिट किया था उसकी जानकारी अब सार्वजनिक होने वाली है। दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री रेखा सरकार अपने सबसे बड़े चुनावी वादे को पूरा करने जा रही है। अब महिला समृद्धि योजना के तहत हर महीने आपके खाते में आएंगे पूरे 2500 रुपए। सूत्रों की माने तो 23 फरवरी को इसका एक्सक्लूसिव पोर्टल लॉन्च होने जा रहा है। इसी दिन से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे और पात्रता की शर्तें भी साफ हो जाएंगी। करीब 22 लाख महिलाओं को इस योजना का सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है, लेकिन ध्यान रहे ये लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनकी उम्र 21 से 60 साल है, जो दिल्ली की निवासी हैं और जिनके पास राशन कार्ड है। सबसे जरूरी बात, परिवार की सालाना आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। सरकारी नौकरी, पेंशनभोगी और कार मालिकों को इस लिस्ट से बाहर रखा गया है। आवेदन के लिए अपना आधार से लिंक बैंक खाता, मोबाइल नंबर और ईमेल तैयार रखें। 5100 करोड़ का बजट मंजूर हो चुका है और अब पैसा सीधे आपके अकाउंट में आएगा। एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट गांधीनगर के जाम से अब मुक्ति मिलेगी। दिल्ली के सबसे बुरे ट्रैफिक वाले इस इलाके के लिए NHAI ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के ठीक नीचे अब 3000 गाड़ियों की मेगा पार्किंग बनने जा रही है। नियमों के मुताबिक एक्सप्रेसवे के नीचे पार्किंग की मनाही होती है, लेकिन यहाँ के भीषण जाम को देखते हुए नितिन गडकरी और हर्ष मल्होत्रा की पहल पर खास नियमों में बदलाव किया गया है। इस पार्किंग में 1000 कारें और 2000 दोपहिया वाहन एक साथ खड़े हो सकेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ EV चार्जिंग स्टेशन, आधुनिक शौचालय और पेयजल जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। NHAI ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिए हैं और काम जल्द शुरू होने वाला है। इंतजार लंबा नहीं होगा, अगले 1 से 1.5 महीने के भीतर निर्माण कार्य पूरा कर इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। दिल्ली की सड़कों पर चालान कटा है, अब कोर्ट के चक्कर काटने और घंटों इंतजार करने की जरूरत नहीं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शुरू की है क्रांतिकारी डिजिटल लोक अदालत। जस्टिस वी कामेश्वर राव द्वारा लॉन्च यह सिस्टम तकनीक और कानून का बेजोड़ मेल है। अब आप घर बैठे अपने चालान सेटल कर सकेंगे। खास बात यह है कि यह पोर्टल सीधे वर्चुअल कोर्ट से जुड़ा है, जिससे डेटा डुप्लीकेसी का खतरा खत्म हो गया है। अब आपको मिलेगा चालान का रियल टाइम अपडेट। जैसे ही आपका चालान सेटल होगा, जानकारी तुरंत SMS के जरिए आपके मोबाइल पर आ जाएगी। इससे न सिर्फ गलतियों की गुंजाइश खत्म होगी, बल्कि सिस्टम में पूरी पारदर्शिता भी आएगी। इस डिजिटल पहल का असर देखिए, अब तक 1,92,444 चालान निपटाने के लिए प्रोसेस किए जा चुके हैं। पूर्वी दिल्ली के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विवेक विहार में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 1075 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास कर दिया है। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा की मौजूदगी में सीएम ने साफ संदेश दिया कि अब राजनीति नहीं, नतीजों का वक्त है। इस मेगा प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा हिस्सा यानी 782 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी के जरिए पूर्वी दिल्ली की 236 सड़कों को चमकाने और उन्हें जाम मुक्त बनाने में खर्च होगा। पैदल चलने वालों के लिए 5 नए फुटओवर ब्रिज बनेंगे और जलभराव की समस्या खत्म करने के लिए 272 करोड़ रुपए की लागत से 13 बड़े नालों का कायाकल्प किया जाएगा। इसके अलावा 18 नई सड़कें और पुल भी बनाए जाएंगे। पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कोई भी इलाका विकास से वंचित नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने नए बजट में विकास और सामाजिक सुरक्षा का खाका खींच दिया है। लाडली बहना योजना के लिए करीब 24,000 करोड़ और सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए 13,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान कर सरकार ने अपने भविष्य के इरादे साफ कर दिए हैं। सरकार ने अन्नदाताओं के लिए सौर ऊर्जा और नकद सहायता पर जोर दिया है। 3,000 करोड़ रुपए की लागत से 1 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को सालाना 12,000 रुपए मिलते रहेंगे। वहीं 21,630 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना से दूरस्थ गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा। साथ ही शिक्षा और पोषण में नया बदलाव किया गया है। अगले वित्तीय वर्ष से कक्षा 8वीं तक के छात्रों को मिड डे मील के साथ दूध भी दिया जाएगा। छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए 1,800 करोड़ का विशेष प्रावधान। मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क से एक बार फिर खुशखबर आई है। यहाँ दक्षिण अफ्रीका से लाई गई चीता गामिनी ने 18 फरवरी को 3 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। ये खुशखबरी दक्षिण अफ्रीकी चीतों के भारत आगमन के 3 वर्ष पूरे होने के दिन सामने आई। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी। मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस उपलब्धि को भारत के ऐतिहासिक संरक्षण अभियान की बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट चीता के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। चीता गामिनी दूसरी बार मां बनी है और यह भारत की जमीन पर चीतों का 9वां सफल कुनबा है। इन नए शावकों के जन्म के साथ भारत में जन्मे जीवित शावकों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। अब देश में कुल चीता आबादी 38 तक पहुंच गई है। इंदौर में 24 वर्षीय MBA छात्रा की उसके बॉयफ्रेंड द्वारा हत्या के मामले में बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पहले युवती का गला घोंटकर हत्या की। इसके बाद उसने कथित तौर पर शव के साथ दुष्कर्म किया, शव के पास बैठकर शराब पी और मौत के बाद उसके पेट में चाकू मारा। बाद में उसने इंटरनेट और यूट्यूब पर आत्माओं से बात करने के तरीके भी खोजे। जांचकर्ताओं का कहना है कि घटनाक्रम अत्यधिक क्रूरता और संभावित मानसिक अस्थिरता की ओर इशारा करता है।
गिरफ्तारी के बाद जब आरोपी से पूछा गया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या क्यों की, तो उसने कहा जो होना था हो गया और किसी तरह का पछतावा नहीं दिखाया। 13 फरवरी को द्वारकापुरी इलाके में किराए के फ्लैट से बदबू आने की शिकायत पर पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। अंदर युवती का शव नग्न अवस्था में बिस्तर पर मिला। उसके गले पर रस्सी के निशान थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी पीयूष धामनोदिया ने युवती के हाथ पैर बांध दिए थे और उसके मुंह में प्लास्टिक ठूंस दिया था ताकि वह चिल्ला न सके। फिलहाल पुलिस की पूछताछ जारी है। रीवा जिले में एक युवक ने पोर्न स्टार बनने की सनक में अपनी घरेलू जिंदगी तबाह कर ली। युवक ने अपनी पत्नी के साथ अश्लील वीडियो बनाया और उसे इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित कर दिया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला कि वह लंबे समय से पोर्न साइट देखने का आदी था और खुद को स्टार बनाना चाहता था। युवक पर अश्लील वीडियो पोर्न साइट्स पर भी अपलोड करने का आरोप है। पीड़िता पत्नी ने अपनी शिकायत में बताया कि उसका विवाह पिछले साल 10 मई को हुआ था। शादी के बाद से ही पति उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। जब पीड़िता ने आर्थिक तंगी के चलते मांग पूरी करने से इनकार किया तो पति ने उसे बदनाम करने की धमकी दी। इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में सबकी निगाहें 78 वर्षीय सुषमा मोघे पर टिकी थीं, जिन्हें राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मराठी साहित्य MA में टॉप करने पर गोल्ड मेडल से नवाजा। मोघे ने एक न्यूज एजेंसी को बताया, मुझे नहीं पता था कि मैं इस उम्र में मराठी में MA कर सकती हूँ। जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। मोघे के लिए इस प्रोग्राम में एडमिशन लेना सिर्फ डिग्री हासिल करने से कहीं ज्यादा था। रिटायरमेंट ने उनकी जिंदगी में एक खालीपन छोड़ दिया था और पढ़ाई में लौटने से उन्हें नया मकसद और दिशा मिली। गोल्ड मेडलिस्ट सुषमा ने अपने टीचर्स का बहुत शुक्रिया अदा करते हुए कहा, उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया और मुझे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पढ़ाया। मराठी उनकी मातृभाषा हमेशा उनके दिल के करीब रही है। मोघे अब जाने माने हिंदी लेखकों की रचनाओं का मराठी में अनुवाद कर रही हैं और क्लासरूम के बाहर भी साहित्य से अपना जुड़ाव जारी रखे हुए हैं। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव होगा। इसके लिए उम्मीदवारों को 5 मार्च तक नामांकन दाखिल करना होगा। भाजपा के 2 राज्यसभा सांसद किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा का कार्यकाल 9 अप्रैल तक है। अभी ये दोनों सीटें भाजपा के पास हैं। बुधवार को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया। 16 मार्च को वोटिंग के बाद शाम को रिजल्ट जारी होगा। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा मार्च 2020 में राज्यसभा सांसद बने थे। उनका कार्यकाल 10 अप्रैल 2020 से शुरू होकर 9 अप्रैल 2026 तक है। वे निर्विरोध चुने गए थे। वहीं किरण चौधरी 27 अगस्त 2024 को राज्यसभा उपचुनाव में निर्विरोध सांसद चुनी गई थी। ये सीट दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। दीपेंद्र ने रोहतक से सांसद बनने के बाद इस्तीफा दिया था। हरियाणवी सिंगर विवेक उर्फ हर्ष बुबका को यमुनानगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मोहाली स्थित उसके फ्लैट में घुसकर विवेक सहित उसके 2 अन्य साथियों को भी हिरासत में लिया है। ASP अमरिंदर सिंह ने बताया कि 7 फरवरी को यमुनानगर के एक हॉस्पिटल और सिटी मॉल में बदमाशों ने फायरिंग की थी। विवेक ने इन बदमाशों को हथियार और रुपए मुहैया कराए थे। पुलिस से बचाने के लिए सिंगर ने इन आरोपियों को एक रूम भी दिलाया। उधर पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों के विदेश में बैठे गैंगस्टरों से लिंक है। हरियाणा के गोहला चीका से कांग्रेस MLA देवेंद्र हंस के समर्थन में रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा उतर गए हैं। एक दिन पहले ही कैथल SDM की शिकायत पर विधायक पर FIR दर्ज हुई है, जिसमें अपमान करने और सरकारी काम में बाधा डालने जैसी धाराएं लगाई हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने मंगलवार को पंचकूला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकारें कभी एक पार्टी की नहीं रहती। सरकारें बदलेंगी तो SDM को अपनी कार्यशैली का जवाब देना होगा। SDM की कार्यप्रणाली खराब है, उसे जवाब देना होगा। विधायक ने SDM को डिमांड पत्र के साथ झुंझुना दिया था। अब उन्हीं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। सांसद ने कहा कि यह कैसा लोकतंत्र है जहां पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया। SDM जनता का अपमान कर रहा है। भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही हैं। जिस जगह का मुद्दा था वहां पर बिना सरकार की इजाजत के बड़ी तेजी से दुकानों का निर्माण हो रहा है। फतेहाबाद में बिजली निगम की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। युवकों ने JE और ALM को घेर कर उनके साथ हाथापाई कर दी। LM का कॉलर पकड़कर उन्हें कई थप्पड़ भी जड़ दिए। अधिकारियों का कहना है कि हमले में आरोपियों ने 2 कर्मचारियों के मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट करा दी। इसके बाद मोबाइल को नीचे पटक कर तोड़ दिया। अब इस घटना से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आई है। इसमें एक व्यक्ति बिजली के खंभे पर अवैध रूप से डाला गया केबल उतार रहा था। विभाग की टीम ने घर के पास अपनी गाड़ी रोक ली। इसके बाद अचानक कुछ युवक कर्मचारियों के साथ मारपीट करने लगे। हरियाणा और राजस्थान के बीच 3 दशक से अटका 1994 का यमुना जल समझौता अब हकीकत बनने जा रहा है। हरियाणा सरकार ने हथिनीकुंड बैराज से राजस्थान के हासियावास तक पाइपलाइन बिछाने के प्रस्ताव पर अपनी लिखित सहमति का पत्र राजस्थान सरकार को भेज दिया है। इस कदम से अब प्रोजेक्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। हरियाणा ने बीच में कुछ जगहों पर पेयजल योजनाओं के लिए पानी मांगा है। 32 साल पहले हुए समझौते के पूरा होने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पिछले महीने यहां केंद्रीय मंत्री CR पाटिल की मौजूदगी में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के समक्ष पाइपलाइन पर सैद्धांतिक सहमति बनी थी।
राजस्थान विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान वैर से बीजेपी विधायक बहादुर सिंह कोहली के बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। कोहली ने बीजेपी और कांग्रेस के बजट की तुलना लड़के और लड़की के जन्म से कर दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार का बजट युवा है और कांग्रेस का बजट बूढ़ा था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पहले बजट में लड़के को जन्म दिया और बाद के बजट में भी यही हुआ, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आखिरी बजट में बेटी पैदा हुई, इसलिए कांग्रेस आज विपक्ष में है। इस बयान पर सत्ता पक्ष के कुछ विधायक हंसते नजर आए, लेकिन विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसे बेटियों का अपमान बताते हुए सार्वजनिक माफी की मांग की और कहा कि ये बीजेपी की महिला विरोधी सोच को दर्शाता है। राजस्थान में यूथ कांग्रेस के भीतर वर्चस्व की जंग का बिगुल बज चुका है। भारतीय युवा कांग्रेस ने प्रदेश के 50 जिलों में नई कार्यकारिणी गठन के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इस बार पूरी प्रक्रिया हाईटेक होगी। चुनाव IYC ऐप के जरिए ऑनलाइन कराए जाएंगे। 22 फरवरी से 9 मार्च तक नामांकन भरे जाएंगे और सदस्यता शुल्क मात्र 75 रुपए रखी गई है। पूरे राजस्थान को 7 जोन में बांटा गया है और करीब 3 महीने तक चलने वाली इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बाद नए जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी चुने जाएंगे। राजनीतिक गलियारों में इसे संगठन के भीतर ताकत की असली परीक्षा माना जा रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बार फिर शिक्षण संस्थानों को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप मच गया। SKIT कॉलेज, पूर्णिमा कॉलेज और आर्या कॉलेज को धमकी भरा ईमेल मिला। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल, सिविल डिफेंस और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंची। एहतियातन कॉलेज परिसरों को खाली करवाकर चप्पे चप्पे की सघन तलाशी ली गई। प्राथमिक जांच में ईमेल को फर्जी या शरारतपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। साइबर सेल IP एड्रेस ट्रैक कर धमकी भेजने वाले की पहचान में जुटी है। राहत की बात यह रही कि सर्च ऑपरेशन में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। राजस्थान में पंचायती राज चुनावों को लेकर चल रहा कानूनी विवाद अब खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने परिसीमन और चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने साफ कहा कि लोकतांत्रिक गतिविधियां राज्य का विषय हैं और अदालतों को अनावश्यक दखल से बचना चाहिए। कोर्ट के इस फैसले के बाद 15 अप्रैल तक पंचायत चुनाव कराने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। अब राज्य चुनाव आयोग और सरकार तय समय सीमा में चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी में जुट गए हैं। राजस्थान की सियासत में इसे बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। राजस्थान की नामचीन फूड चेन कान्हा और उससे जुड़े रेस्टोरेंट संचालकों के ठिकानों पर आज आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। राजधानी जयपुर समेत 6 शहरों और मुंबई में कुल 33 ठिकानों पर आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने एक साथ छापेमारी शुरू की। सुबह करीब 7 बजे टीमें अलग अलग स्थानों पर पहुंच गईं। सबसे ज्यादा कार्रवाई जयपुर में हो रही है, जहां 26 ठिकाने जांच के दायरे में हैं। इसके अलावा उदयपुर में 2 और, श्रीगंगानगर, कोटा, करौली और हिंडौन में एक ठिकाने पर रेड डाली गई। सूत्रों के मुताबिक आयकर चोरी की गोपनीय सूचनाओं के आधार पर यह बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। बठिंडा में भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह के नेतृत्व में निकाले गए किसान मार्च को पुलिस ने शहर की सीमा पर रोक दिया। किसान डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना देने जा रहे थे। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद किसान बठिंडा चंडीगढ़ हाईवे पर रामपुरा पुल से पहले ही धरने पर बैठ गए। हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई और लंबी कतारें लग गई। जिंदौद गांव के पास किसानों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई। पुलिस ने किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अतिरिक्त बल बुलाया। इस दौरान पथराव की घटनाएं सामने आईं, जिसके बाद हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। कई किसानों को हिरासत में भी लिया गया। SSP ने कहा कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाईवे जाम होने के कारण बठिंडा से चंडीगढ़ जाने वाले ट्रैफिक को गांवों के रास्तों से डायवर्ट किया गया। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आती दिख रही है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी पार्टी नेतृत्व से नाराज बताए जा रहे हैं। चंडीगढ़ में 2 दिन पहले हुई कांग्रेस की अहम बैठक में चन्नी ने राजनीति छोड़ने तक की बात कह दी। इस बैठक में पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावारी, नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा सहित सभी विधायक, सांसद, 2022 के चुनाव में हार चुके उम्मीदवार और जिला प्रधान मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान कुछ वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी में गुटबाजी को लेकर चन्नी को घेर लिया। आरोप प्रत्यारोप के बीच चन्नी काफी नाराज हो गए। चन्नी ने साफ शब्दों में कहा, मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं, मुझे टारगेट किया जा रहा है, इससे बेहतर है कि मैं घर बैठ जाऊं। उनके इस बयान से बैठक में मौजूद वरिष्ठ नेता भी हैरान रह गए। हालांकि चन्नी ने यह भी स्पष्ट किया कि वे जो कुछ कर रहे हैं वह पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गैंगस्टर बॉबी कबूतर को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक बॉबी कबूतर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश में शामिल था। आरोप है कि उसने वारदात से पहले रेकी की थी और मूसेवाला की मूवमेंट और रूट की अहम जानकारी जुटाई थी। पुलिस के अनुसार बॉबी कबूतर हत्या के लिए आए शूटर शाहरुख के संपर्क में था, लेकिन बताया जा रहा है कि जब शाहरुख ने मूसेवाला के साथ मौजूद AK-47 से लैस गनमैन को देखा तो उसने पीछे हटने का फैसला किया। इसके बाद जांच में सामने आया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पंजाब और हरियाणा के शूटरों के जरिए इस वारदात को अंजाम दिलवाया। फिलहाल
पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और इस मामले में और भी अहम खुलासों की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। लुधियाना में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि प्रियंका गांधी व कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन के समय उन्हें पिटवाकर माहौल खराब करना चाहती थी। बिट्टू ने कहा कि वो दिल्ली पुलिस को प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी और योगेंद्र यादव के खिलाफ शिकायत देंगे। बिट्टू ने कहा कि 6 साल पहले किसान आंदोलन के दौरान प्रियंका गांधी ने उन्हें जबरन योगेंद्र यादव के पास भेजा था। जब वो योगेंद्र यादव के पास पहुंचे तो वहां 500 से ज्यादा खालिस्तान समर्थक बैठे थे। बिट्टू ने कहा कि उनके पहुंचते ही योगेंद्र यादव वहां से खिसक गए थे और खालिस्तान समर्थकों ने हमला करने की कोशिश की। उस दौरान कांग्रेस नेता कुलबीर सिंह जीरा की गाड़ी के क्या हाल हुए थे ये सबने देखा है। बिट्टू ने कहा कि प्रियंका गांधी व कांग्रेस उस समय उन पर हमला करवाकर माहौल बिगाड़ धरना चाहती थी। इसमें योगेंद्र यादव भी उनके साथ थे, इसलिए वो अब पुलिस को शिकायत। संयुक्त राष्ट्र के सचिव जनरल एंटोनियो गुटेरेस एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वे राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे इस 5 दिन के वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हैं, जो 16 फरवरी से 20 फरवरी 2026 तक भारत एआई इम्पैक्ट समिट के रूप में आयोजित किया जा रहा है। मंत्री ऑफ स्टेट हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत किया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेने गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई भारत आए हुए हैं। उन्होंने बुधवार 18 फरवरी को पीएम मोदी से मुलाकात की और एआई समिट समेत कुछ तकनीकी विषयों पर चर्चा भी की। सुंदर पिचाई ने एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेने से पहले